जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 514 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहाँ पर 514 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 2 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 514 कैसे बना है। तो 8 से यहाँ पर 514 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 का किया गया है क्यूब। 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512 और यहाँ पर लिखा गया है 514। तो 512 से 514 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है 512 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 514। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 514 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 2 के अंदर और इस 2 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 2 का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को पता है 2 का क्यूब होता है 8 और इस 8 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 10। अब हमें देखना है कि संख्या 10 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 10 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, पेरियार नदी बहती है केरल राज्य में। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारत में पहला आम चुनाव हुआ था वर्ष 1951 और 52 में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।
यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 2 का संबंध 10 के साथ में है, उसी प्रकार से 4 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 2 से यहाँ पर 10 से कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 2 से यहाँ पर 10 बना है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि 4 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 90% स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ पर बोलेंगे कि सर यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 2 और 8 मिलकर बन जाएगा 10। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, इस 4 के अंदर, और इस 4 से क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम जिस प्रकार से 2 के अंदर +8 किया गया है उसी प्रकार से 4 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +8 कर देंगे। तो 4 और 8 मिलकर बन जाएगा 12। क्या हमें किसी ऑप्शन के अंदर 12 दिया गया है, तो नहीं सर, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 12 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई याद रखना, जब भी इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहां पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। मैंने आपको काफी बार बताया कि सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि 2 से यहां पर 10 कैसे बना है। तो 2 से यहां पर 10 बनाने के लिए यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 2 का किया गया है क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब होता है कितना, आप सभी को पता है 2 का क्यूब होता है 8, और इस 8 के अंदर इसी 2 को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 के अंदर 2 को जोड़ देंगे तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 4 के अंदर, और इस 4 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 4 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 4 का क्यूब होता है 64, और इसी 64 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 4 को ऐड कर देंगे। तो 64 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो 64 और 4 मिलकर बन जाएगा 68, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 68। अब हमें देखना है कि संख्या 68 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर, संख्या 68 हमें दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये आकृति दी गई है इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, इससे ऊपर आपको पता करना है कि यहाँ पर इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 24 कैसे आया है और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 20 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली पंक्ति में 24 और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 20 जिस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहली पंक्ति में यहाँ पर संख्या 24 कैसे आई है। तो यहाँ पर संख्या 24 लाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 48 को इस 8 से सबसे पहले भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 48 को हम क्या कर देंगे, 8 से भाग कर देंगे। तो 48 को 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 छीके 48। अब 6 से 24 बनाने के लिए इस 6 का क्या किया गया है, 4 गुना किया गया है। तो 6 का 4 गुना करेंगे तो बन जाएगा 6 चौका 24। और ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरी पंक्ति में भी यहाँ पर 20 इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 55 को इस 11 से
भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 55 को हम क्या कर देंगे 11 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 5 55, ठीक है। और इस 5 का भी हम क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। तो 5 का 4 गुना करेंगे तो बन जाएगा 5 चौक 20। और ध्यान से देखिए 20 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी पंक्ति में और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 63 को क्या कर देंगे 9 के साथ में भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 63 के अंदर 9 को क्या कर देंगे, यानी कि 63 के अंदर 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 7 63। और सभी का 4 गुना किया गया है तो 7 का भी हम क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 7 चौका 28, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 28। अब हमें देखना है कि संख्या 28 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 28 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है राजधानी और मुद्रा टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को यदि आप नोट कर लेंगे तो 2 से 3 प्रश्न आपके करेक्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग कहाँ स्थित है या फिर किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग स्थित है जापान देश में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी है पुडुचेरी और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है डी, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि कल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कल्लू घाटी स्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंदी साहित्य के महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? ऑप्शन ए है प्रयागराज में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में, और ऑप्शन डी है उन्नाव में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, हिंदी साहित्य के महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हुआ था। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है मुंशी प्रेमचंद के किसी भी एक उपन्यास का नाम आपको कमेंट करना है। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट मिलने वाला है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर देखने को मिलेंगे। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है वर्ष 1948 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1954 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, भारत में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ था वर्ष 1952 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है सी, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।